बिहार एसआई मेंस की फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें हम लोग अभी तक 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बिहार एसआई फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ में से। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ की पूरी पीडीएफ चाहिए या फिर इनमें से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या फिर बीपीएससी में से, तब आप हमारे 2 ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके 9696 और 8564 वाले पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनके फुल कोर्स के बारे में, या फिर आप इस पर्टिकुलर नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई इसमें थोड़ा लेट मिलता है। ये तो हो गए हमारे पेड फीचर्स। जहाँ तक हमारे फ्री फीचर्स का सवाल है, तो ये 4 ग्रुप आपको ऑलरेडी ज्वाइन कर लेने हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इससे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो जीएस का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। इनमें से बताइए, ईरानियों ने किसे हिंदू नदी के नाम से बताया था कि ये वाली नदी हिंदू नदी है? तो ये सिंधु नदी है, जिसको ईरानी लोग हिंदू नदी कहते थे, और बाद में इसी नदी के कारण इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ गया था। तो भारत को हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया? ईरानियों के द्वारा। तो सिंधु नदी और ईरानियों, ऑप्शन डी। जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है, तो ऋग्वेद के अंदर ये सबसे मोस्ट पॉपुलर नदी है और सबसे ज़्यादा बार इसी का उल्लेख उसमें मिलता है। यमुना नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा नदी को वहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अगर पूरे के पूरे लैटिट्यूड हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो कि इक्वेटर हॉरिजॉन्टल जाती है पृथ्वी पे, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड होता है, जो सबसे साउथ में होता है, उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है आपके लिए कि कौन सा ऐसा राज्य भारत में जहाँ से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, सभी में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो पहले का आंसर तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, लेकिन दूसरे का नन ऑफ दीज होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। अगला देखिए 27 नंबर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी 32,87,200 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। और बाकी सीमा रेखा यानी जो स्थलीय सीमा रेखा है, जल वाली नहीं, जो लैंड वाली बॉर्डर्स हैं, वो कुल मिला के कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे ये 28 नंबर में पूछा गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा सबसे उपयुक्त साबित होता है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बाकी तुजू पास, ये है मणिपुर में, और ये मणिपुर से म्यांमार जाने का सीधा सीधा रास्ता है, तुजू पास। बाकी यहाँ पे देखिए चांगला पास, ये पास है लद्दाख में, जो कि आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुका है। उसके बाद दीफू पास इंडिया में बहुत विवादित जगह पे है। ये ऐसी जगह पे है जिस पे 3 देश अपना अपना दावा ठोकते हैं, जैसे चाइना, म्यांमार और इंडिया। ये तीनों की जो विवादित ज़मीन है, यहीं पे दीफू पास स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी घाटी है जिसको स्मॉल ग्रीस यानी छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये है मालना घाटी, ऑप्शन डी। जहाँ तक ग्रीस की बात है, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में पड़ता है ये, यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। इसकी राजधानी है एथेंस। ये वही एथेंस है जहाँ पे साल 1896 में सबसे पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। इसकी राजधानी एथेंस है और इसकी करेंसी है यूरो।
एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। एक नया नया बना आइलैंड है जो कि तब बनता है जब गंगा नदी अपने जो कंकड़ पत्थर हैं वो लाके एक जगह लंबे समय तक डिपॉजिट कर दे, और उसी मलबों के निक्षेप से यानी मलबा इकट्ठा होता गया, आइलैंड तैयार हो गया। ये यहाँ पे कंसेप्ट है। ये वाला जो आइलैंड है ये इस समय कौन से देश के अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब कौन से देश में ये आइलैंड इस समय स्थित है, ये बताइए। तो ये है बांग्लादेश में। बी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टका। चाइना की राजधानी है बीजिंग और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी साल 1961 में। साल 1985 भी हमारे देश के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बी है। साल 1896 भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर भी चुके हैं कि यहाँ पे ग्रीस की राजधानी एथेंस में सबसे पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। साल 1905 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल को अलग करने की कोशिश की थी लॉर्ड कर्जन ने। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आखिरी में आपको देखने को मिलता है कि रॉक जो पत्थर हैं वो सड़ चुके हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं, और ये वाली जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, और इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है दुनिया भर की जो प्लांट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लगातार जैसे बारिश हो रही है, लगातार कोई बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होने लगता है? पत्थर सड़ने लगते हैं। इस सड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेदरिंग यानी अपक्षय। ऑप्शन सी। सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि मिट्टी की ऊपर की परत जो कि खेती के लिए अनुकूल होती है वो उड़ जाती है, वो वहाँ से निकल जाती है, और इसके बहुत सारे कारक होते हैं जैसे विंड, वाटर, ये सब। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि मतलब एक बड़े प्रोडक्ट से दो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना लेना। ह्यूमस का मतलब होता है खाद जो कि खेत में डाला जाता है। सॉइल हॉरिजन कितने टाइप के होते हैं? तो ये 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी। उसके बाद है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एज बता सकते हैं। पुराने से पुराना ऑब्जेक्ट आपके पास क्यों ना हो, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, कोई ऐतिहासिक चीज़ हो गई, उसकी अप्रॉक्सीमेट एज आपको पता चल जाती है इस वाली टेक्निक से जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके अंतर्गत कार्बन 14 यानी कार्बन के 14वें आइसोटोप से आप प्रोसेस पूरी करते हैं। ऑप्शन ए। कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास है, इटिमोलॉजी का मतलब है कि कोई भाषा है उसके शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, इस बात की एनालिसिस करना। आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्कों से आप क्या समझते हैं? तो ये एक ऐसे सिक्के होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ इमेजेस होती हैं, कुछ भी टेक्स्ट नहीं होता। इमेज है, टेक्स्ट नहीं है। द कॉइन्स ऑन विच देर इज़ नो आर्टिकल, कुछ भी लिखा नहीं है लेकिन चित्र बहुत बढ़िया तरीके से बने हैं। ऑप्शन डी। आहत सिक्के इंडिया में कौन से शासक ने चलाए थे? आप इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एक ब्राह्मी लिपि जो कि एंशंट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसको कैसे लिखा जाता था? तो इसको ऐसे ही लिखा और पढ़ा जाता था जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी और इंग्लिश की रोमन स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं, इस तरीके से आप लिखते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। तो लेफ़्ट टू राइट। बी। एंशंट इंडिया में एक और फेमस स्क्रिप्ट थी जिसका नाम है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। खरोष्ठी वो लिखी जाती थी ऐसे राइट टू लेफ़्ट, और खरोष्ठी स्क्रिप्ट वैसे लिखी जाती थी जैसे कि फ़ारसी भाषा लिखी जाती है, उर्दू की जो फ़ारसी लिपि होती है ना वैसे ही लिखी जाती थी। मौर्य वंश का एक फेमस राजा था सम्राट अशोक। उसके इंडिया में जितने भी शिलालेख और स्तंभलेख थे वहाँ पे जो लैंग्वेज होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। और एक शिलालेख अशोक का ऐसा मिला है जो कि मनसेरा नाम की एक जगह पे है
जो कि इस समय पाकिस्तान में है। वहाँ पे जो शिलालेख है वो खरोष्ठी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है जिसे खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, और यही कारण है कि वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाने में सफल रहे थे। जेम्स प्रिंसेप जो कि इंग्लैंड के रहने वाले एक फेमस रिसर्च स्कॉलर थे। हालांकि ब्राह्मी में भी इन्होंने काफ़ी काम किया था, लेकिन खरोष्ठी को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। तो 36 नंबर का आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है 37 नंबर कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक फेमस जगह है जिसका नाम है भारहुत साइट। ये किस लिए फेमस है, तो ये अपने बौद्ध स्तंभ लेखों के लिए फेमस है। ऑप्शन सी। ये भरहुत सतना जिले में है, जो कि सांची का जो स्तूप है उससे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और जिस तरीके से सांची स्तूप का डेवलपमेंट हुआ था उत्तर मौर्य काल में, यानी कि मौर्य वंश का जो लास्ट फेज था, उसी समय इसका भी डेवलपमेंट हुआ था। और आगे जो इसके बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे वो पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में हुए थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात चली गई है, तो ये जूनागढ़ नाम की जगह पे है जो कि इस समय गुजरात में है, और इसे बनवाया था रुद्रदामन में। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा भी होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ये इसी का है। ये वही रुद्रदामन है जिन्होंने सुदर्शन लेक की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत इन्होंने ही कराई थी। और जूनागढ़ के बारे में एक और फैक्ट आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, सम्राट अशोक का जो 14वें नंबर का शिलालेख है ना, वो गुजरात के जूनागढ़ में ही है। जिस तरीके से यजुर्वेद का संबंध युद्ध कला से है, तो बताइए सामवेद का संबंध किसके साथ होगा, तो सामवेद का संबंध है आर्ट और म्यूजिक से, यानी कि संगीत कला से। ऑप्शन डी। सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। बात कर लेते हैं ऋग्वेद की, तो ये सबसे पुराना वेद है। इसके 10 मंडल हैं और इसके अंतर्गत श्लोक और मंत्र के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। श्लोक और मंत्र, और अलग अलग श्लोक अलग अलग देवी देवताओं को डेडिकेटेड भी हैं। तो ऋग्वेद भी हो गया। फाइनली हमारा अथर्ववेद बचा है। अथर्ववेद, इसमें डेली लाइफ की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हिंदू धर्म में उस समय क्या रीति रिवाज थे, क्या वहाँ पे अंधविश्वास थे, और वहाँ पे किस प्रकार से बलि दी जाती थी पशुओं की, कौन कौन से ओकेज़न पे, और इसके अलावा किस प्रकार के जादू टोने और टोटके चला करते थे, ये सारी जानकारी अथर्ववेद में मिल जाएगी। अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करी। इनमें से कौन सा काल या फिर युग है जिसमें कुत्तों को पालना शुरू कर दिया गया था, तो कुत्ते की बात अगर चली गई है तो ये पहला ऐसा जानवर था जिसे ह्यूमन बींग्स ने पालतू बनाना स्टार्ट किया, तो ये था कुत्ते के बारे में। और ये काल था मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ऐसा कहा जाता है कि करीब 40,000 साल पहले कुत्तों को पालने की शुरुआत की गई थी, और 40,000 साल पहले का समय तो पैलियोलिथिक में ही आता है। ए नियोलिथिक में ही नाम से समझ में आ रहा है कि नियो मतलब नया, नई नई चीज़ों की शुरुआत हुई थी। कौन कौन सी नई नई चीज़ें, जैसे वेजिटेरियन खाना, और अगर आपको वेजिटेरियन खाना है तो खेती तो करनी पड़ेगी, और खेती अगर करनी है तो नई नई टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। और टेक्निक कौन कौन सी, कि किस तरीके से फसल उगानी है, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है, और इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की जानकारी मिली थी नियोलिथिक एज से ही। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन एज इसलिए क्योंकि पत्थर से बनने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र थे ये सब यहीं से बनना चालू हुए थे। मेगालिथिक एज का मतलब ये है कि सबसे पहले आप समझिए मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर जिससे बड़े बड़े
स्तूप और स्मारक और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं बिना सीमेंट का यूज़ करें। और विजयनगर साम्राज्य में मध्यकालीन भारत में मेगालिथिक एज के कई सारे प्रमाण हम लोगों को मिले हुए हैं। और पैलियोलिथिक एज सबसे प्राचीन एज है जहाँ पे एकदम आदिमानव के तरीके लोग रहा करते थे। खेती क्या होती थी, लोहा मेटल ये सब क्या होते थे, कोई नहीं जानता था। बस शिकार करो और खाना शुरू कर दो, बस यही चलता था। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है, या फिर अगर वो इंडिया में नहीं है तो उस देश का भी नाम बताइए, वहाँ पे खेती के पहले एविडेंस मिले हैं, खेती के पहले प्रमाण मिले हैं। और प्रमाण के रूप में भी क्या मिला है, गेहूं की 3 और जौ की 2 टाइप की खेती वहाँ पे देखी गई है। तो ये है मेहरगढ़, जो कि इस समय बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के आसपास है, ऑप्शन बी। पुराने टाइम की कई सारी चीज़ें जो कि इस समय दूसरे देशों में चली गई हैं, उनके बारे में आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। एक मुग़ल बादशाह था जहांगीर, इसका मकबरा इंडिया के बाहर है, लाहौर पाकिस्तान में। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए। शाहजहां की जो राजगद्दी थी जिसका नाम था तख्त ताउस, शाहजहां वही हैं जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा वो स्पेशल टाइप की राजगद्दी रखते थे अपने बैठने के लिए जिसका नाम था तख्त ताउस। ये किस लिए फेमस था, क्या इसमें ऐसी खास बात थी? तो पहली बात तो ये सोने चांदी और जितने भी हीरे हैं आभूषणों से बना हुआ पूरा का पूरा सिंहासन था। ये नॉर्मली सस्ते मेटल या फिर लकड़ी से बना हुआ नहीं था, ये पूरा सोने और हीरों का बना हुआ था। और उसमें एक मोर बैठा होता था जिसके सर पर कोहिनूर हीरा भी होता था। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के लिए ही फेमस था। आज तख्ते ताउस कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आखिरी बार 1739 में नादिर शाह नाम का एक हमलावर जो विदेश से अटैक करने आया था इंडिया में, उसने इन लोगों को हराया और जीतने के बाद तख्ते ताउस को उठा ले गया। और ऐसा माना जाता है कि 7 या 8 साल बाद नादिर की भी उन्हीं के लोगों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद तख्ते ताउस कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इनमें से ऐसी कौन सी किताब है जिससे वंदे मातरम जो नेशनल एंथम है इस समय हमारा राष्ट्रगीत, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, ऑप्शन डी। बाकी किताबों के बारे में आप चाहें तो देख सकते हैं। द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंडिया अनरेस्ट तो इनकम्प्लीट टर्म है, लेकिन अगर हम इसमें इंडियन मान लें तो इंडियन अनरेस्ट भी एक बुक है जो कि एक विदेशी जर्नलिस्ट ने लिखी थी। ये ब्रिटेन के रहने वाले जर्नलिस्ट थे और इनका नाम है वैलेंटाइन कायरोल। इन्होंने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं अनहैप्पी इंडिया के बारे में। तो ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस इंडिया में ये कब होता है? तो 26 नवंबर को, बिकॉज 26/11/1949 को हमारी संविधान सभा ने ये घोषित कर दिया था कि हम लोग संविधान का निर्माण कर चुके हैं और इसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हालांकि ये अडॉप्ट तो बाद में हुआ था, भारत में इसको लागू 26/1/1950 को किया गया था, लेकिन डिक्लेयर कर दिया था कि अगर कोई चीज़ लागू होगी तो यही होगी 26/11/1949। और दूसरी बात यह है कि 2015 से, यानी कि करीब 65 साल से ज़्यादा के समय के बाद इंडिया की गवर्नमेंट को लगा कि संविधान दिवस हर साल मनाना चाहिए। हुआ ये था कि साल 2015 में संविधान के निर्माता कहे जाने वाले उस समय के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। ठीक, और उसके बाद मुंबई में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और उसके बाद इंडिया की एक मिनिस्ट्री है
मिनिस्ट्री ऑफ, मंत्रालय है भारत का सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर साल 2015 के बाद से संविधान दिवस इंडिया में मनाया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? तो ये पहली बात तो आज़ादी के बाद बनी थी 29 अगस्त 1947 को, और इसके प्रेसिडेंट थे भीमराव यानी BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और 11 दिसंबर 1946 से लेकर आखिर तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। इंडिया के प्रेसिडेंट बाद में बने, पहले प्रेसिडेंट किसके बन चुके थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 दिसंबर से। पहले क्यों नहीं बने? बिकॉज 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को ये वाला पद सौंपा गया था 1-2 दिन के लिए, बिकॉज वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर उस समय थे एज वाइज। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सभी जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, और ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस को लीड किया था, वहाँ पे ये अध्यक्ष बने थे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, बिकॉज इसके बाद इन्होंने घोषणा की थी कि ये आगे पूर्ण स्वराज के लिए ही काम करेंगे, यानी इंग्लैंड वालों को भगा के इंडिया वालों का शासन लाना। JB कृपलानी भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, और उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, ये उनके पति थे। और इसके अलावा संविधान सभा में इनको एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी मिली हुई थी, एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट की, इनके ये अध्यक्ष थे। लोटस यानी कि कमल, ये भारत का राष्ट्रीय फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है ये इंडिया का। इसके अलावा कौन से ऐसे 2 राज्य हैं इंडिया में जिनका ये स्टेट फ्लावर यानी राजकीय पुष्प भी है? तो इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प होने के अलावा ये कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प भी है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रह गया है, लेकिन जब तक था तब तक ये लोटस इसका स्टेट फ्लावर हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा C, कर्नाटक और हरियाणा। जहाँ तक कमल यानी कि लोटस की बात है, तो इसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखिए, नीलम्बो न्यूसीफेरा। भारत के राजनैतिक इतिहास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हुआ था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंतर्गत जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उसके अंतर्गत बोला गया था कि जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल सोल है, वो संविधान की मूल आत्मा है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में दिया था। तो ऐसा स्टेटमेंट प्रिएम्बल के बारे में दिया गया था 1967 के गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नामक केस में। तो उस टाइम पे ये कमेंट किसने दिया था? ऑब्वियस सी बात है वही देंगे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उस टाइम पे, या फिर सुप्रीम कोर्ट की टीम में से एक होंगे उनके जजेस की। तो इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन डी, हिदायतुल्ला बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। ये देश के 11वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और 6ठे नंबर के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जुलाई अगस्त 1969 में इन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी भी संभाली थी। ये जो केस हुआ था 1967 में हुआ था, और 2 साल बाद ये सीधे राष्ट्रपति भी बन गए थे कुछ टाइम के लिए। तो पहली ऐसी पर्सनैलिटी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। बिहार डे इनमें से कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे 1961 में। बाकी दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है बिहार डे के साथ साथ, वर्ल्ड वाटर डे। साल 2020 में 22 जनवरी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस दिन एक अनोखा दिवस ऑब्जर्व किया गया था जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे।
इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि 1960 में नवे संवैधानिक संशोधन के बाद पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया गया था? तो ये है बेरूबारी, और उस टाइम पे बेरूबारी के साथ साथ खुलना डिस्ट्रिक्ट भी पाकिस्तान के अंदर रख दिया गया था। ऑप्शन ए। बाकी सिंध और पंजाब पाकिस्तान की स्टार्टिंग से मतलब 1947 से ही पाकिस्तान का हिस्सा है। लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुका है, ध्यान रखिएगा 2019 के बाद, और ये अभी भी इंडिया का ही हिस्सा है। बाकी बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के आसपास ही पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। साल 2019 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स मनाया गया था 3 मई को। इसकी मेन थीम यानी कि इसका मुख्य विषय क्या था? तो उस समय जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया था, उस समय ज़्यादातर फोकस इलेक्शन और डेमोक्रेसी में मीडिया के रोल के बारे में था कि उस समय मीडिया क्या भूमिका निभाती है। तो निर्वाचन और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। सी। प्रेस से रिलेटेड जितनी भी फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है, और वो भी आर्टिकल 19 में। ये बात चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि साल 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? रामनाथ कोविंद जो कि 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जो कि अभी तक कार्यरत हैं। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे इंडिया के? तो ये थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। कुछ और फैक्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं पहले, और इस समय जो लोकसभा है इंडिया में वो 17वें नंबर की है, जो कि 2019 से लेकर अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 तक चलेगी। इसके अलावा एक बात और कमेंट करके बताइए, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ के रहने वाले हैं? इनके शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कौन लोग हैं जो कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दो चीज़ों में? पहली बात तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी उन्हें आप वोट नहीं दे सकते अगर आप इनमें से कोई हैं तो, या फिर आप वाइस प्रेसिडेंट में भी ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हें भी वोट नहीं दे सकते। तो दोनों को ही आप वोट नहीं दे सकते। और ऐसा होने के लिए आप क्या होने चाहिए बताइए? तो आप एमएलसी अगर हैं तो ना तो आप राष्ट्रपति ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दे पाएंगे। एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में विधान परिषद भी कहते हैं। ऑप्शन बी। विधान परिषद इंडिया में कितने राज्य में है ये बात कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा कुछ फैक्ट और चाहें तो आप ध्यान रख लीजिए कि जहां तक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुनाव की बात है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना होता है इलेक्टेड, कि चाहे वो स्टेट लेवल का मेंबर हो कोई, जैसे विधायक हो गया, या फिर अगर सेंट्रल लेवल का है और उसमें लोकसभा शामिल है, तो लोकसभा चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा किसी का भी मेंबर हो, बस वो इलेक्टेड अगर है तब वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में आप ये याद रखिएगा, सेंट्रल, ये इसका इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कि सिर्फ वही लोग इसमें भाग ले पाएंगे जो भले ही इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, बस वो सेंट्रल लेवल से आने चाहिए। वो लोकसभा और राज्यसभा के अगर मेंबर हैं, भले ही वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो, लेकिन अगर वो इन्हीं में से हैं तब जाके दे सकते हैं वोट। इसके अलावा एक चीज़ और है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं अगर देना पड़ा तो। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से संबंधित है? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, और इनको सैलरी और अलाउंसेस भी इसीलिए मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनकी सैलरी कुछ भी नहीं होती है। तो खैर इसका सही आर्टिकल है 89, ऑप्शन ए। जहाँ तक आर्टिकल 76 की बात है तो ये संबंधित है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, यानी भारत के महान्यायवादी से, आर्टिकल 76। आर्टिकल 87 की जहाँ तक बात है तो वो संबंधित है स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आम चुनाव समाप्त हुए, आम चुनाव अभी अभी समाप्त हो गए और पहला सेशन लग गया, तो पहले सेशन में
चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की। प्रेसिडेंट चाहें तो अपना भाषण वहाँ पे जाके दे सकते हैं। ये वाली बात आर्टिकल 87 में बताई गई है। इसके अलावा आर्टिकल 98 में दिया गया है पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट के बारे में। पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि जो वहाँ पे सचिवालय है, इस बात की जानकारी दी गई है आर्टिकल 98 में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू तो होती ही है, साथ में डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है सदिश राशियाँ। ऑप्शन सी। वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सब। स्केलर क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ वैल्यूज़ होती है, डायरेक्शन उनमें ज़रूरी नहीं होती है, जैसे कि एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, ये सब। एक तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, जिसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। 1 टेरा मीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये देखिए कन्वर्जन, किलो में 10⁻³ मीटर, उसके बाद मेगा आ जाता है 10⁻³ से गुणा करने के बाद 10⁻⁶, मतलब 3 पावर बढ़ती रहती है। फिर आता है गीगा 10⁹, और फिर आता है टेरा यानी 10⁻12। तो आंसर क्या हुआ? 10⁻12 मीटर, डी। लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। डायमेंशनल फार्मूला मतलब जो मास, लेंथ, टाइम की पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। जो लोग 11th से साइंस किए होंगे, साइंस से मतलब 11-12 जिन्होंने किया होगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे लेटेंट हीट Q बराबर होता है M/L। लेटेंट हीट मतलब L जो कि होता है Q/M। Q मतलब एनर्जी, mL2T-2 और नीचे M। एक M से एक M कैंसिल हो गया तो बचा क्या? L2T-2, B। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन यानी उनके प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? मास इंटू वेलोसिटी होता है P बराबर mv, यानी कि मोमेंटम, ऑप्शन बी। मोमेंटम की SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी kg/m-1, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी किसी दूसरी वेलोसिटी के हिसाब से आपकी वेलोसिटी, ये दूसरी से जुड़ भी सकती है, दूसरी से लेस भी हो सकती है। यही दो तरीके होते हैं, v1 + v2 और v1 - v2, रिलेटिव वेलोसिटी को लिखने के। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? तो ठीक वही होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, जिसके अंतर्गत 7 कलर होते हैं, VIB GYOR, विब ग्योर। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनका नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये। ऐसी कैपेसिटी को क्या कहेंगे जिसके अंतर्गत एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में जाके घुल जाता है? इसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। जिसके अंतर्गत आप ये देखते हो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम लिक्विड में कितना सॉल्यूट ऐड हो पा रहा है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये चीनी और पानी का मिक्सचर है, तो जो चीज़ कम अमाउंट में डाली गई है इसमें, यानी कि चीनी, वो बन जाएगा सॉल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में डाली गई है यानी कि पानी, वो बन जाएगा सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता यानी गाढ़ापन। जैसे अगर दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें दूध ज़्यादा है तो गाढ़ा मिक्सचर है, अगर पानी ज़्यादा हुआ तो हल्का मिक्सचर हो गया। ऐसा मेथड बताइए जिसके तहत
सॉलिड सॉल्यूट को आप किसी मिक्सचर में से निकाल सकते हैं, तो ये है क्रिस्टलाइजेशन बी। फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं लेकिन उतनी एक्यूरेसी से नहीं आएगी। और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एयर से अलग अलग गैसें निकाल सकते हैं आप, और इसके अलावा क्रूड ऑयल से आप निकाल सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और नेचुरल गैस। ये सब आप कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और डिस्टिलेशन से आप सिंपल अल्कोहल और वाटर को अलग कर सकते हैं, अल्कोहल और वाटर को डिस्टिलेशन से। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट बताइए जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाती हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? एटम। आपने केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम कभी नोटिस किया होगा, एक एटम इधर उधर हुआ नहीं कि प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? एटम यानी परमाणु। ए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, सब कुछ सेम है सिवाय चार्ज के, पॉजिटिव होता है ये। इसको काफ़ी बाद में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के बनता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर में क्या देखते हो आप? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हो, एटॉमिक नंबर। सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम और उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो सॉल्ट पीटर का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्राइट KNO3। सी। मीथेन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? नेचुरल गैस में करीब 95%, बायोगैस में 75 to 95%, और ग्रीन हाउस गैस में भी इसका नाम शामिल है, मीथेन का। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट में अगर 7H2O लगा दें तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। NaCl बोला जाता है कॉमन सॉल्ट को, साधारण नमक। इनमें से कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाईली रिएक्टिव हैं? तो पहली तो एलिमेंट हो जाएगी यहाँ से पोटेशियम, और दूसरा हो जाएगा सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम बी। पोटेशियम और सोडियम ऐसे हैं कि अगर इवन मॉइस्चर के साथ भी इनका रिएक्शन करा दिया ना तो इवन धमाका तक हो सकता है, इतनी हाई इनकी रिएक्टिविटी होती है। और मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे यही दोनों होते हैं। उसके अलावा मरकुरी एक ऐसा नाम है जो दो तरीके से फेमस है। मरकुरी बुध ग्रह को भी कहते हैं, जो कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। और ये एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल कौन सा है जो कि लिक्विड है, तो वो है ब्रोमीन। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसके थ्रू आप गैल्वेनाइजेशन टेक्निक से लोहे को जंग लगने से बचा सकते हो। और मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो कि प्लांट के क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल वही कंपोनेंट है जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे रहते हैं। साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप ऐसे जीवों का अध्ययन करते हो जो कि जल और स्थल यानी जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं और वो रेंग भी सकते हैं? तो ये है हर्पेटोलॉजी डी। बाकी ट्रोफोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पोषक तत्व हैं जो कि खाने से प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी जिससे फॉसिल फ्यूल बने होते हैं। फॉसिल फ्यूल किससे बने होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो जीव सैकड़ों साल पहले मर गए और दफन हो गए उनके बारे में जो अध्ययन है वो पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। फ्रेनोलॉजी एक नया टर्म है जिसके अंतर्गत आप किसी की खोपड़ी का अध्ययन करके उसके बारे में सारी बातें पता लगा सकते हैं, यानी स्टडी ऑफ स्कल्स। स्कल मतलब खोपड़ी। एरबोरिकल्चर से संबंधित कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो एरबोरिकल्चर का मतलब होता है कि पेड़ पौधे लगाना, पेड़ और उसके साथ साथ झाड़ियाँ भी उगा देना। इसके अंतर्गत कौन आता है? एरबोरिकल्चर ए। बाकी
मुलबेरी कल्टीवेशन यानी जो सहतूत की खेती है उसको कहा जाता है मोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आप फ्लावर को स्टडी करते हो, फूल को। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल का मतलब होता है ओलेरी कल्चर, इसके अंतर्गत आप सब्जियां उगाते हैं। इनमें से कौन से पादप शास्त्री हैं यानी कि जो प्लांट वगैरह के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था, इनका नाम क्या है? तो ये हैं हाइगो डी ब्रीज, ऑप्शन सी। बाकी दो फेमस नाम और हैं यहाँ पे। पहले हैं चार्ल्स डार्विन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। इन्हें जाना जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। बाकी सर ह्यूरोज, ये वही हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कालपी के निकट परास्त कर दिया था। द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर यीस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ये जो ईस्ट है जिसके फर्मेंटेशन के बाद ब्रेड बनती है, ईस्ट के फर्मेंटेशन के बाद ब्रेड बनती है, तो यही ईस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये फंगाई की कैटेगरी में आता है, कवक की, ऑप्शन बी। फंगाई यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये कहीं पे भी उगाते हैं, और जब कोई चीज़ सड़ रही होती है तब ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम, जितनी भी सड़ी जगहें हैं आपके घर में आसपास, ज़्यादातर मशरूम वहीं पे पाए जाते हैं। कोरल रीफ समुद्री पानी के नीचे एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, वही कैल्शियम कार्बोनेट जिससे अंडे के जो बाहरी छिलके होते हैं वो बने होते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है इनके पास, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। एल्गी का मतलब होता है पानी वाली काई, आपने देखा होगा कई बार पानी हरा हो जाता है और उसके ऊपर छोटे छोटे मतलब हरे कलर की काई आ जाती है, और ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है अपने आप में। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से निकलता है ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, ना ग्लूकोज हाई चला जाए ना वो एकदम से लो हो जाए? तो ये है इंसुलिन, ऑप्शन डी। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस तक हो सकता है। बाकी पेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है और इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। प्रोटीन पेप्टाइड में कैसे चेंज होता है? पेप्टिन के द्वारा। और बाकी सेरोटोनिन, इसे बॉडी का हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, हैप्पी केमिकल। ये किसको कहते हैं? सेरोटोनिन को, जो कि हम जब खुश होते हैं तब हमारे माइंड में ये रिलीज होता है। बाकी कोर्टिसोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बॉडी में। नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है, ना तो अब कोई प्लानिंग कमीशन है ना ही कोई 5 ईयर प्लान अभी आते हैं, इसकी जगह ले लिया नीति आयोग ने। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी घोषणा कब हुई थी कि नीति आयोग जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा भी? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा तभी होती है जब वो बना ना हो पहले से। हमें ये पता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी घोषणा उससे पहले हुई होगी, 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन ए। आप ये बता सकते हैं कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जनता पार्टी सरकार ने, जो कि 1978 में केंद्र में थी सत्ता में, केंद्र में इन्हीं की सरकार थी 1978 के दौरान। बताइए इन्होंने कौन सी नई स्कीम लॉन्च करी थी? तो इन्होंने लॉन्च किया था रोलिंग प्लान, ऑप्शन सी, जिसका ऑब्जेक्टिव था गरीबी का उन्मूलन और ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा चली नहीं थी,
1978 से 80 के बीच थी और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी देश की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है? तो ये होती है नेगेटिव बी। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये है आपका सामान नंबर 1 और ये है 2। अगर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तो दूसरे वाले की भी डिमांड कम हो जाएगी कि जब यही महंगा मिल रहा है तो इसको क्यों खरीदें। ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी लोगों की। और ऐसा कब होता है? मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, कल को पहुंच गया 150 रुपये लीटर। मान लीजिए पेट्रोल कभी 150 रुपये लीटर हो गया तो क्या लोग कार खरीदेंगे जो कि पेट्रोल से चलती है? इससे दूर भागेंगे। इसी सिचुएशन को कहा जाता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ये होता है कि एक सामान से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों खरीदने पड़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तब हैं जब अकेला कोई किसी काम का ना रहे तो। जैसे केवल पेट्रोल लेके क्या करिएगा, ईंधन थोड़ी ना जलाइएगा उसका। पेट्रोल जब तक गाड़ी नहीं होगी तब तक वो ज़्यादा किसी काम का रहेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो आंसर इसका हो जाएगा नेगेटिव। और कभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि मान लीजिए ये चाय है, इसके प्राइसेस बढ़ गए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो जब भी ऐसा हो जाए तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो जाती है। 71 नंबर में बताइए ऑड वन आउट। बक्सर, भागलपुर और राजेंद्र नगर तीनों बिहार के ज़िले या फिर शहर हैं, लेकिन जो सुजालपुर है वो मध्य प्रदेश में है, वो बिहार में नहीं है। सुजालपुर एक छोटा सा टाउन है जो कि भोपाल उज्जैन रेलवे रूट पर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी। 72 में भी ऑड वन आउट बताइए। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ये तीन की तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। अलग अलग आर्टिकल में संविधान में इनको जगह मिली हुई है। जैसे आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया है। भारत के महान्यायवादी की जानकारी मिलती है आर्टिकल 76 में, और कैग की मिलती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आर्टिकल 148 में। लेकिन सिडबी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, तो इसको आर्टिकल कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन डी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी वजह से इसको संविधान में जगह नहीं मिली है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है इसमें भी, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सिडबी का मेन काम होता है जितनी भी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, इनको उचित दर पर लोन उपलब्ध कराना। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जिससे टैक्सोल नाम की एक इम्पॉर्टेंट दवा मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है कैंसर तक को डील करने में? इस पेड़ का नाम बताइए जहाँ से ये मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, टी से टैक्सोल और टी से टैक्सस। ऑप्शन डी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोराव नाम का एक आइलैंड है जो कि पूरी तरीके से आरक्षित है और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मैंग्रोव वेजिटेशन आपको मिल जाएगा? तो ये है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। ऑप्शन ए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वेस्ट बंगाल की है कोलकाता और उड़ीसा की है भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नाम का डेल्टा है जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बायोम जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सबसे घने जंगल होते हैं दुनिया के और वहाँ पे ज़्यादातर बारिश का माहौल बना रहता है। पूरे विश्व में इसका एक्सपेंशन बताइए। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक इक्वेटर के आसपास फैला हुआ है। 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भूमध्य रेखा के पास भी। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इससे पहले आपको ये बता दें कि ये 1987 में आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था, मतलब इसको अप्रूवल मिल गई थी।
अब बारी आनी थी इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो 2 साल बाद 1 जनवरी 1989 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। और इसका कंसर्न किस बात से है, तो इसका कंसर्न है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, उसके कंप्रेसर में। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCD। बाकी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT। इसका यूज़ होता है डायनामाइट यानी विस्फोटक बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर की सबसे छोटी लेयर यानी सबसे बॉटम मोस्ट की जो लेयर है ट्रोपोस्फियर इसका नाम है। ट्रोपोस्फियर वही लेयर है जहाँ पे जितनी भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गर्मी पड़ना, ठंड पड़ना, बारिश होना, बिजली चमकना, पानी गिरना, ये सब चीज़ें यहीं पे होती हैं ये। और इसकी हाइट बताइए ज़रा, इक्वेटर से अगर मेज़र करें तो इक्वेटर से इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है और 20 किलोमीटर तक चली जाती है, 18 से 20 किलोमीटर बी। बाकी ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसे सिर्फ और सिर्फ CFC जाके डैमेज कर देती हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायलेट रेस को ये ब्लॉक करे रहता है नीचे आने से। ये पाया जाता है ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर साल 1980 में उड़ीसा राज्य के मयूरगंज में एक नेशनल पार्क स्थापित किया गया जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसका नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा? सिमलीपाल इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सीमल के, जो कि लाल कलर के कॉटन के पेड़ होते हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो लाल कलर है, ऐसा ही कॉटन वहाँ पे उगता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा ए, ड्यू टू सीमल और रेड कॉटन ट्रीज। बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, ऑप्शन सी। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी। ये 1946 से लेकर 1961 तक मुख्यमंत्री पद पर थे। 1946 इसलिए क्योंकि 1946 में संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और ये बिहार राज्य काफ़ी पुराना है 1912 से, इस वजह से 1946 से ही इनका टेन्योर जोड़ा जा रहा है। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो अगर हम टोटल बात करें तो 8 बार, ऑप्शन बी। लेकिन अगर यहीं पे यही सवाल पूछ लेता कि अनडिवाइडेड बिहार में, अनडिवाइडेड बिहार का मतलब ये हुआ कि साल 2000 में झारखंड बनने से पहले का जो बिहार था उसमें कितनी बार लगा है? तो उसमें 7 बार लगा है। बाकी साल 2005 में जब झारखंड बने 5 साल हो गए थे, उस समय एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था, इस वजह से काउंटिंग बढ़ के 8 हो चुकी है। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बताइए। तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, ऑप्शन ए। बाकी उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा बात करें, चाहे विधानसभा बात करें, चाहे राज्यसभा बात करें, सब में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं, उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी द्वारा, और ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। बाकी राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये 4 चीज़ों का एक्सपर्ट होने चाहिए: आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस। ASLS याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पेड़ बताइए। तो ये है पीपल, इसे सैक्रेड फिग भी कहा जाता है, सैक्रेड फिग, और इसका साइंटिफिक नेम है फीकस रिलीजिसा। फीकस रिलीजिसा इसका साइंटिफिक नेम है, ऑप्शन सी। बाकी अशोक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है, और जो बरगद है जिसकी ब्रांचेस नीचे इतनी लंबी लंबी लटक जाती हैं कि आप उनसे झूला झूल सकते हो, बनियान ट्री यानी बरगद। तो बरगद है गुजरात का राजकीय पेड़,
गुजरात का राजकीय पेड़ है बरगद, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय पेड़ है। बाकी आम, जो एक बहुत फेमस फ्रूट होता है, सबको खाने में टेस्टी लगता है, इसका पेड़ भी किसी राज्य का राजकीय पेड़ है और उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे 300 मेगावाट की क्षमता वाला कोयले पे चलने वाला थर्मल पावर स्टेशन है? तो ये है बेगूसराय में, बी। बाकी औरंगाबाद बिहार में है ही नहीं, ये महाराष्ट्र में है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे मगध शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? ये है ऋग्वेद। और संजय गांधी मिनी स्टेडियम बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार की राजधानी पटना में है, सी। ऋग्वेद की बात चली गई है तो ये सबसे पुराना वेद है, इसके 10 मंडल हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जिस नदी का नाम लिया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, वो है सरस्वती। और पटना के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम से भी आज भी बिहार में रेलवे स्टेशन है। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था जिसकी स्थापना की गई थी उदाइन द्वारा। बिहार में कब और कहां पर बिहार लॉन टेनिस काउंसिल की स्थापना की गई थी? तो 1912 में, जो कि बिहार का फाउंडेशन ईयर भी है। इसकी राजधानी पटना में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए। मौर्यकालीन सभ्यता या फिर मौर्यकालीन शासन के दौरान सरकारी जमीन को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सीता, और इसके जो केयर टेकर थे, जिनके हाथ में इसका पूरा कंट्रोल था, उसे कहा जाता था सीताध्यक्ष। ये जो सीताध्यक्ष थे, ये एक ऐसे ऑफिसर हुआ करते थे जिनका काम होता था किसी भी तरीके से लैंड की कल्टीवेशन करवाना, उसकी खेती करवाना वहाँ पे। और वो खेती करवाने के कई सारे तरीके अपनाते थे। वो सैलरी बेसिस पर मजदूरों को रखते थे, कई लोगों से गुलामी भी करवाते थे ज़बरदस्ती, और कई लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करवाते थे, ऑप्शन डी। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है? तो ये है वैशाली। बाकी गोपालगंज, सारण और बक्सर सभी करते हैं, बी। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी राजकीय सीमा शेयर करने वाला राज्य बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। J.K. राउलिंग, जो कि एक फेमस राइटर हैं, और ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। ये नाम आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, विकिपीडिया की बात करें चाहे जहाँ की बात करें, क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपनी एक किताब का ऑनलाइन विमोचन किया है। इस किताब का नाम क्या है? द आइका बॉग, ऑप्शन सी। बाकी दूसरी किताबों के बारे में बात कर लेते हैं अगर ज़रूरी लगा तो। द कलर पर्पल एक नावल है जो कि 1982 में पहली बार छपा था। इसके ऑथर का नाम है एलिस वॉकर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती थी, यूएसए से। कैच 22 भी एक नावल है जो कि कलर पर्पल से भी पुराना है, 1961 में ये पहली बार छपा था। इसके भी ऑथर अमेरिकन हैं जिनका नाम है जोसेफ हेलर, जोसेफ हेलर। बाकी बिलव्ड का मतलब होता है डियर या फिर जो हमारे प्रियजन हैं। अभी अभी मार्कस ट्रेजो को नया चेयरमैन बनाने वाला कौन सा बैंक बन गया है? इस बैंक का नाम है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स नेशन, BRICS, ब्रिक्स, इंडिया भी जिसका हिस्सा है, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी जुलाई 2014 में। ये अभी हाल ही का स्थापित बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक के भी नाम से जाना जाता है। दूसरे बैंक भी इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक अगर इंडिया का हम माने तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और नेशनलाइजेशन तो 1969 में सभी बैंकों के साथ हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी।
बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट वाले से काफ़ी पुराना है, 1966 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में पड़ता है कहीं, और इसके करीब 68 देश इसमें हिस्सेदार हैं। फेडरल बैंक भारत का एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कोची केरल में है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन अभी अभी बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा, ताकि अधिकार संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उन सब के आंसर दिए जा सकें? तो इन सभी सवालों के उत्तर देने का उत्तरदायित्व कौन से ऐप को दिया गया है? इस ऐप का नाम है व्हाट्सएप चैटबॉट, ऑप्शन सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक कंपनी आती है जियो, जो कि बहुत फेमस है पिछले 3-4 साल से। जियो वैसे 2007 में आ चुका था, इसके फाउंडर भी मुकेश अंबानी ही हैं। अभी अभी एक तेज़ गेंदबाज हैं जिनका नाम है शेहान मधुशंका। इनको अभी अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया है। ना तो ये टेस्ट खेल पाएंगे, ना वनडे क्रिकेट और ना ही T20। ये कौन से देश के हैं? तो नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ये श्रीलंका के हैं, ऑप्शन बी। बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेटर हैं सभी के नाम मुस्लिम होते हैं नॉर्मली। ऑस्ट्रेलिया के ये हो नहीं सकते, वहाँ पे क्रिश्चियन नाम होते हैं, और चाइना क्रिकेट खेलता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी कितने रुपए का सैंक्शन दिया है वाटर लाइफ मिशन को अपना काम सही से करने के लिए? तो छत्तीसगढ़ PCS वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बारे में और भी डिटेल आप हमारे करंट अफेयर के वीडियो में देख सकते हैं। ये कीमत है 445 करोड़ रुपए। ए। छत्तीसगढ़ की राजधानी इस समय रायपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ है पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, फिर साल 2000 में इसको मध्य प्रदेश से निकाल के एक अलग राज्य बना दिया गया था। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि साल 2000 में एग्जैक्ट डेट कौन सी थी जब इसका निर्माण हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 5 जुलाई 2015 को, ऑप्शन डी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जीवन योजना का संबंध किसके साथ है? तो बिहार राज्य के साथ है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक PSU है यानी कि सरकारी कंपनी। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ये बताइए? तो ये वसंत कुंज दिल्ली में है, बी। 25 दिसंबर 2016 को देश की पहली सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी, यानी कि ऐसी रिफाइनरी जिसके अंतर्गत इथेनॉल की प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी। ये सभी को पता है, लेकिन कहाँ पर? बठिंडा में, ऑप्शन सी। मिरात उल अकबर एक ऐसी मैगजीन जिसको स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जो कई सारी भाषाएं जानते थे, और सती प्रथा के उन्मूलन में मतलब इनका बहुत उत्कृष्ट कार्य रहा है, बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सती प्रथा के एलिमिनेशन में। तो ये मिरात उल अकबर की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में, 12 अप्रैल 1822 को, ए। राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि ये ब्रह्मो सभा के फाउंडर थे। ब्रह्मो सभा देश का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट सबमिट करी थी 1969 में। बताइए उस समय किसकी चेयरमैनशिप में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी? तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए इस समय कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, डी। बाकी राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे, वो तो कभी प्रधानमंत्री पद पर रहे ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में देहांत हो गया था इनका, ये भी नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डी, मोरारजी देसाई। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा गल्फ स्थित है? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, बी। अच्छा, भारत और श्रीलंका को
अलग कौन सा स्ट्रेट करता है, तो स्ट्रेट का नाम बताइए। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और ये भारत से एकदम पास में ही पड़ता है, हिंद महासागर के आसपास। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए नंबर 1, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 27 डेज। तो ए अगर पूरे काम को अकेले करने बैठेगा तब इसको लगेंगे 18 दिन। उसी तरीके से बी अगर अकेले करेगा तो उसे लगेंगे 27 दिन। तो काम देख लेते हैं कितना लेना है। तो काम होना चाहिए 18 और 27 का एलसीएम जो कि 54 होता है। जहाँ तक ए की बात है तो 18 दिन में 54 यूनिट, तो एक दिन में 54/18 यानी कि 3 यूनिट। ए जो है 3 यूनिट काम हर दिन करेगा। वैसे ही बी 27 दिन में 54 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा डेली। ए डज अबाउट 33% ऑफ दैट वर्क बाय वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 6 डेज। ए सबसे पहले आके लगातार 6 दिन काम करता है। तो एक दिन में 3 करता है तो 3 दिन में 6 × 18 यूनिट करेगा। तो 54 में से 18 यानी 1/3 काम हो गया। 1/3 यानी 33%, यही तो होता है। 1/3 × 100 यानी 33%। तो ये जो 33% का डेटा है ये हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब 54 में 18 काम हो गया इसका मतलब 1/3 कंप्लीट हो गया। तो आगे देखते हैं, ए और बी दोनों मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना बाकी है, 54 था, 18 हो गया, तो 54 - 18 यानी 36 यूनिट बचा है। दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5, तो 36 यूनिट निपटाने के लिए 36/5 यानी 7.2 डेज लग जाएंगे। ऑप्शन बी। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। ये पॉइंट पी है और ये है क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 42 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर होता है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस है वो 42 है और जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। उसके बाद आगे के 56 किलोमीटर कवर होते हैं क्यू से आर तक। तो ये क्यू से आर पहुंच गया 56 किलोमीटर और उस समय जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बताइए पी से लेकर आर तक ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 56 और 42, 5 4 9 और 6 2 8, 98 किलोमीटर। जब स्पीड 12 थी तो टाइम कितना था, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस पी से क्यू 42 और स्पीड 12, क्यू से आर डिस्टेंस 56 और स्पीड 8। उसके बाद अगर हम काटें इसको 6 से तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 7/2 यानी 3.5, 98/3.5 और प्लस 56/8 यानी 7। तो 98 में 10.5, पॉइंट हटा 10 ऊपर गया, 5 2 ज़ा 5 21 ज़ा 98 दूनी 196, 196/21, 9 बार में 189 कट गया, ये 7 21 तिहाई 63, तो 9.3 समथिंग आ रहा है, यानी 9.33 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। सी। कमलेश गॉट 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। किसी एग्ज़ाम में उसको 30% नंबर मिले लेकिन वो 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तब वो जस्ट पास हो जाता कम से कम। तो ये रहे जस्ट पासिंग वाले नंबर। और दूसरी सिचुएशन ये है उसके साथ कि अगर वो 40% नंबर लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ऊपर निकल जाएगा। यानी कि अगर इसके 40% नंबर में से हम 60 नंबर छीन भी लें तब भी वो जस्ट पास बना रहेगा,
ये भी जस्ट पास वाले नंबर हैं और ये भी, तभी दोनों आपस में बराबर होंगे। 40 माइनस 30 यानी 10%, 60 40 100, तो 10% का मतलब 100 है। तो हाउ मैनी मार्क्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास दिस एग्ज़ाम, बताने हैं पासिंग मार्क्स। चाहे आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, चाहे आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो किसी एक में रख के देखते हैं क्या होता है फिर। तो 10% मतलब 100 है, तो 30 मतलब ट्रिपल यानी 300, और 300 में 40 जुड़ेगा तो कितना होगा, 340 होगा। इतने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, डी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे रख सकते थे। हमें पता है कि 10% का मतलब 100, तो 40 मतलब 4 गुना, तो 400 और ये -60, तब भी 340 ही आता। अ शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट या फिर कमीशन ऑफ 18% ऑन द टोटल सेल्स, जितने भी रुपए के वो सामान बेच लेता है उसका 18% इसको कमीशन मिलता है। द कंपनी गिव्स हिम अ 2% बोनस ऑन सेल्स ऑफ मोर देन 50,000, अगर उसकी सेल्स 50,000 से ऊपर चली जाती है तो 2% का बोनस कमीशन के अलावा अलग से भी मिलता है। अगर कमीशन से होने वाली उसकी इनकम टोटल 14,000 रुपये की है, तो बताइए उसकी सेल्स कितनी की थी, कितने रुपए के उसने सामान बेचे। तो सबसे पहले बात करते हैं 50,000 रुपये तक। 50,000 रुपये तक अगर सेल्स है तो कुछ नहीं होना, केवल और केवल 18% मिलना है। तो 20% पहले निकालते हैं। 18% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% माइनस 2%, तो 20% निकालना आसान है, 1/5 ही तो होता है। 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 आ जाएगा। अब इसमें से 2% और कम करना है। 2% का मतलब ये हुआ दाहिनी तरफ से 2 जीरो कैंसिल, ये 1% आया, 2 मतलब डबल, 500 का डबल 1000, तो 10,000 में से 1000 गया तो 9,000, तो ये 9,000 इसका कुल मिला के कमीशन है। लेकिन इसने अर्निंग कितने की करी है, 14,000 की, यानी 5,000 ऊपर कमाए हैं। अब ये 5,000 ऊपर आए कहाँ से हैं, ये बोनस की वजह से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल बोनस मिला तो सीधे 5,000 आ गए, वो बोनस कमीशन के अलावा था, यानी कमीशन तो मिल ही रहा था, साथ में ये 20% और मिल रहा था, सॉरी 2%। तो कमीशन तो वैसे भी 18% मिलेगा ही, ये 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल 20% हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 5,000 के, क्योंकि कमीशन प्लस बोनस की वजह से ये 5,000 आए हैं। तो 20% मतलब 5,000। तो कोई भी चीज़ शुरू में कितनी मानी जाती है, 100%। अब ये 100% है क्या, देखिए 20% 5,000 है, और ये 5,000 एक्स्ट्रा सेल्स के ऊपर आया है कि 50,000 से ऊपर जितने भी रुपए का सामान बेचा उसकी वजह से इसने 5,000 रुपये कमाए हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 50,000 के ऊपर सेल्स आखिर थी कितनी, वही 100%। 20 से 100 गुणे में 5, इधर भी गुणे में 5, 5 पचम 25 और 3 जीरो, तो कुल मिला के हमने ये देखा कि 50,000 के अलावा 25,000 रुपये के और सामान इसने बेचे और उसमें से 5,000 कमाए, ये बात कुल मिला के है। तो हमें बताना है टोटल सेल्स कितनी है। तो टोटल सेल्स तो 50,000 और 25,000 दोनों मिला के होगी, 50 25 75,000। ए, फ्रेश फ्रूट्स हैव 72% वाटर, ये है फ्रेश जो ताज़ा फल है, और ये है ड्राइड जो सूखा फल है। तरबूज आप समझ सकते हैं सूखा और ताज़ा। ताज़े वाले में ऑब्वियस सी बात ज़्यादा पानी होता है, तो ये रहा पानी का परसेंटेज 72%। एक बात बताइए, ताज़े वाले में 72% पानी है, तो गूदा कितना है, पल्प, यानी जो खाने लायक चीज़ होती है, बाकी की 28%, अगर हम छिलके को इग्नोर कर दें तो। अब ड्राइड के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें केवल 30% पानी है, बाकी का 70% ऑब्वियस बात है गूदा है। हाउ मैनी किलोस ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल को हमें सुखा देना है, और सुखा देने के दौरान हम लोग जानते हैं कि पानी पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है एवोपरेट होने के बाद,
गूदा केवल बचा रहता है। तो अगर ताजे फल को सुखा दिया जाए तो 72% की तो कहानी खत्म हो जाएगी, 28% गूदा हमारे पास बचा रहेगा। और हमारे पास ताजे फल थे कितने, 50 किलो, और इस 50 किलो में ना पानी और गूदा दोनों शामिल था। तो पानी और गूदा 72-28 से तो ऑब्वियस से बात है पूरा 100% होता है। तो 100% मतलब 50 केजी था। हमारे पास केवल गूदा बचा है, यानी 28% चाहिए। तो 100 का 28% तो 28 होता है, लेकिन 50 का तो 14 होता है। तो 14 किलो अपने पास है। जब हमने सुखा दिया ना अपने सभी ताजे फलों को, तो सिर्फ 14 किलो अपने पास बच गया, क्योंकि 50 किलो में बाकी का 36 किलो तो पानी ही था, वो उड़ गया, ख़त्म वो। तो 14 किलो अपने पास केवल और केवल क्या बचा है, गूदा बचा है, क्योंकि पानी तो जा चुका है। तो गूदे से गूदा कंपेयर करा देते हैं ड्राइड वाले केस में। अब ड्राइड वाले केस में गूदा कितना है, 70%। तो जो हमने 14 किलो निकाला ना, वो टोटल ड्राई वाले का 70% निकला। तो हमें ये चाहिए कि ड्राई फ्रूट हमें क्रिएट करने हैं। अब ड्राई फ्रूट में थोड़ा बहुत तो पानी होता ही है, यानी टोटल ड्राई फ्रूट 100%, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 14 गुणे में 100 बटे में 70, 14 5 ज़ा 5, 20 ज़ा 20 किलो ऐसे ऐसे सूखे फल हम बना ले जाएंगे 50 किलो ताजे फलों से। तो आंसर इसका हो गया 20 किलो, ऑप्शन बी। If the side of a square is increased by 25% and the side of the square is x, एक स्क्वायर आपके सामने था जिसकी सभी साइड x थी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का एरिया, तो x स्क्वायर होगा। इक्वेशन 1, ये पहली सिचुएशन में स्क्वायर का एरिया है अपने पास। इसकी साइड 25% से बढ़ा दी, यानी 125% कर दी। 125 बटे 100 परसेंटेज हटा तो ये आ गया 5/4। तो साइड को 25% से बढ़ाने का मतलब क्या है, उसका 5/4 कर देना, उसको 5/4 से गुणा कर देना। तो अब की बार जो हर एक साइड अपने को मिलेगी वो 5/4 इंटू एक्स, यानी 5x/4 मिलेगी। तो एरिया कितना होगा इसका स्क्वायर, 25/16 एक्स स्क्वायर। तो बताइए नया एरिया पुराने एरिया से कितना ज़्यादा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो 25/16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9 एक्स स्क्वायर बटे 16, यानी कि ऑप्शन सी। रामू गिव्स 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑन बाइंग अ बैग। एक बैग रामू ने खरीदा, उसका मार्क्ड प्राइस अगर 100 है, एमआरपी उस पर 100 रुपये छपी है, तो उसने 30% कम करा लिया, बैग को वो 70 रुपये में ले आया। लेकिन ये तो मैंने तब बात की जब रामू कस्टमर है, ग्राहक है, लेकिन रामू खुद दुकानदार है। कैसे पता चला, इट मार्क्स द फेस वैल्यू 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। वो बेच रहा है सामान, वो खरीद नहीं रहा है। तो पहले जब दुकानदार की हमेशा बात करने से पहले उसका कॉस्ट प्राइस फिक्स कर लेना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100। अब वो एमआरपी कितने की छापेगा, कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर, 100 से 40% ऊपर, यानी 40 ऊपर 140 रुपये उसने एमआरपी छाप दी। तो बेचा कितने में, 30% डिस्काउंट देने के बाद। 140 का 10% 14, 30 मतलब ट्रिपल, तो 42, 98 रुपये में सामान बेच दिया। लेकिन ये क्या, 100 रुपये की चीज़ वो 98 में दे रहा है, तो उसको नुकसान हो गया, जबकि यहाँ पे इन्होंने बोला है 80 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। तो इसका मतलब वैल्यूज़ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कोई बात नहीं, अगर हम डबल कर दें तो कॉस्ट प्राइस 200 हो जाए, तो मार्क्ड प्राइस 40% ऊपर हो जाए, 200 का 40% मतलब 80, 280 रुपये अगर एमआरपी छप जाए, तो इसका 30% आपने डिस्काउंट दे दिया। तो 28 तिहाई 84, 196, अभी भी हम लोग लॉस में ही चल रहे हैं। ऑप्शन से जाना पड़ेगा फिर।
अगर हम 440 मार्क्ड प्राइस ले लें तो इसका 30% कम करना पड़ेगा। 44 तिहाई 132, 440 में से 140 चला जाता तो 300 बचता, 308। सेलिंग प्राइस बेचा 308 में, खरीदा कितने में था? मार्क्ड प्राइस से 40% कम में। तो मार्क्ड प्राइस से 40% कम, 44 चौके 176। 440 में अगर 200 कम किया होता तो 240 होता। 24 कम लेस किया है तो 24 उधर दे दीजिए, 264। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है, 264 की चीज़ 308 में बिकी तो है, लेकिन यहाँ पे 80 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 44 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 360, अगर बात करें मार्क्ड प्राइस अगर 360 है, इस पे 30% का डिस्काउंट यानी 36 तिहाई 108 का डिस्काउंट, तो 252 रुपये में सामान बिकेगा। ख़रीदा कितने में था? 360 से 40% कम में, 36 चौके 144 कम में। 360 में से अगर 150 लेस किया होता तो 210 आता, लेकिन 6 कम लेस किया है तो 216। 216 की चीज़ 252 में बिक रही है, यानी प्रॉफिट तो हो रहा है 36 रुपये का, लेकिन 36 का प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, हमें प्रॉफिट चाहिए कुल 80 का। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें 280, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो कि पहले ही कर लेना चाहिए था। हम क्या करते कि मार्क्ड प्राइस 100 एज्यूम करते हैं। अब ये जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, यानी 140%। अगर 100 है तो शुरू में कोई चीज़ क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 100% होता है ना, तो 100 इंटू 100 बाई 140 ये हुआ होता। 100 इंटू 100 बाई 140 की चीज़ को 100 रुपये में दे रहे हैं। हम जीरो से जीरो कैंसिल करते और दोनों तरफ 14 का मल्टीप्लाई करा लेते, जिससे ये 14 कट जाता, ये 1000 हो जाता और ये हो जाता 1400। तो 1000 की चीज़ है, 1400 रुपये MRP उस पर चिपका दी हमने, और इस 1400 पे 30% का डिस्काउंट भी दे दिया। 14 तिहाई 42, 420 का डिस्काउंट दे दिया। मगर फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से हम लॉस में चलने लगते। तो ऑप्शन से ही चलते हैं। जब रेगुलर मेथड फेल हो जाए तो ऑप्शन हमेशा हेल्प करते हैं। अंकित मूल्य 240 है तो कॉस्ट प्राइस होगा 40% कम। 28 चौके 112, 280 में अगर 100 कम करते तो 180, 12 और कम किया तो 168। 168 की चीज़ है, 280 रुपये MRP चिपकाया, डिस्काउंट कितने का दिया? 30% का, 28 तिहाई 84 का, 196। लेकिन 168 की चीज़ 196 में बिकी तो 28 का ही तो प्रॉफिट हुआ, तो ये भी गलत। बाय डिफ़ॉल्ट आप डी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे, इसको लेकिन वेरीफाई करा लेते हैं। 400 रुपये MRP है, इससे 40% कम कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि 40 चौके 160 कम, तो 240 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा। उसके अलावा बेचा कितने में होगा? 30% कम में, 400 से 120 कम में, तो ये हो गया 320। तो 240 की चीज़ 320 रुपये में बिक रही है, तो 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, और वही हमें चाहिए था, डी। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर, एक बेईमान ठेले वाला है जो फल बेचता है, ऐसा कुछ आप अज्यूम कर लीजिए। और इसने ये बोला है कि ये 1 भी रुपये कमा नहीं रहा है, इसके फल बासी हैं या जो भी रीज़न है, वो सीधे सीधे जितने में लाया उतने में ही फलों को निपटा रहा है। लेकिन बाद में चेक करने पे ये पता चला कि वो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना,
तो वो 1 किलो ना दे के सीधे सीधे 750 ग्राम दे रहा था, 250 ग्राम चुरा रहा था। ये कुल मिला के बात है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा चुराने के बाद। तो मान लीजिए जो फल है वो 1 ग्राम 1 रुपए में मिलता है, तो 750 ग्राम 750 रुपए का हुआ। तो इसकी जेब से कुल 750 लग रहे हैं, लेकिन ग्राहक से तो 1000 ले रहा है ना, तो 250 ज़्यादा ले रहा है 750 में से, क्योंकि जितने रुपए की चीज़ होती है वो चीज़ नीचे आती है 750। 1/3 यानी 33.33%। ए 82 रुपीज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 100 स्टूडेंट इन अ क्लास। 100 लोगों के बीच 82 रुपये बटे, तो हर एक को कितने मिले? 82/100। ऑन एन एवरेज सभी को इतना ही मिला। उसके बाद अगर हम देखें इसमें, एक लड़के को 65 पैसे मिलते हैं, तो ये हैं बॉयज़, हर एक को मिलते हैं 65 पैसे। तो सब चीज़ पैसे में कन्वर्ट कर लें हम अगर, तो 82 रुपये तो कितने पैसे? 82 100 पैसे, बिकॉज 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। जहाँ तक लड़कियों की बात है, गर्ल्स की, तो हर एक को 90 पैसे मिले हैं। बॉयज़ को इतने पैसे मिले हैं, गर्ल्स को इतने पैसे मिले हैं, और ऑन एन एवरेज सभी को इतने पैसे मिले हैं। बस मेथड ऑफ एलिगेशन लग जाएगा कि 65 पैसे को 90 पैसे में मिलाया तो 82 पैसे मिल गए। 82 65 के बीच में डिफरेंस है 17 का, 90 82 के बीच में डिफरेंस है 8 का। तो ये जो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का रेशियो 8/17 आया ना, इस बात का मतलब ये है कि अगर क्लास में 8 लड़के हैं तब जाके क्लास में 17 लड़कियां हैं, इस बात का मतलब ये है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब 17 8 25 स्टूडेंट हों कुल मिला के, लेकिन स्टूडेंट तो हमारे पास 100 है ना, यानी 4 गुना स्टूडेंट हैं, 25 चौके 100। तो जो भी आपसे पूछा है उसका 4 गुना करके आप ये बता सकते हैं कि कितने लड़के या फिर लड़कियां आपके क्लास में हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये गर्ल्स हैं, 17 का 4 गुना 68। बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ये अगर सर्कल है जिसकी रेडियस r है, और ये रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b है, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ये किसके बराबर होगा? जब आप लेंथ का 4 गुना कर देंगे तो। ये इक्वेशन 1 है। इफ़ द रेक्टेंगल इज 4 cm वाइड, ब्रेड्थ की वैल्यू 4 है और उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 30 है। पेरीमीटर यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, ये 30 है। तो लंबाई चौड़ाई मिला के हो जाएगी 15, जहाँ पे चौड़ाई 4 है तो लंबाई हो जाएगी 15 - 4 यानी 11। तो 2πr बराबर लंबाई की वैल्यू 11 पता चल गई, तो 4 गुणे 11। पाई होता है 22/7, 22 दूनी 44, 11 चौक 44, रेडियस आ चुकी है 7। सर्कल का एरिया बताइए क्या होता है? πr², 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 22 सत्ते 154। सी 84 रुपीज़ बिकम्स 104.16। 84 रुपये आपने उधार दिए और आपको 3 साल बाद कितने मिले? 104 रुपये 16 पैसे। तो एक्स्ट्रा कितने मिले? 104.16 माइनस 84, यानी 20 रुपये 16 पैसे का आपको फ़ायदा हो चुका है 3 साल में। तो 1 साल में कितने का हुआ होगा? 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 6.72 रुपीज़ का फ़ायदा 1 साल में हुआ होगा। अब आप बस ये चेक करिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी कि किस हिसाब से आपको फ़ायदा हो रहा है साल दर साल, और कुछ ना दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये आप मान के चलिए। अदरवाइज आपको एक कीवर्ड मिलता कि कंपाउंडेड एनुअली है कि सेमी एनुअली है कि क्वार्टरली है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस बनता है। सिर्फ आप ये चेक कीजिए कि 6.72 रुपीज़ 84 का कितना परसेंट है? 84 का x%, ये है 6.72।
ये 100 नीचे आया, 12 7 ज़ा 12 5 ज़ा 60, ये 7 2, चलिए 7 से काटते हैं। 7 12 बार में, 7 9 ज़ा 63, 7 6 ज़ा 12 8 ज़ा 8% का रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% का। 8% का मतलब ये है कि एक साल का 8% लगेगा। हाउ मच 89 रुपीज़ विल बिकम इन 5 ईयर्स। एक साल का 8% तो 5 साल का 40%। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, यानी 89 को आपको 40% बढ़ाना है। 40% बढ़ाने का मतलब क्या है? 10% का 4 गुना। 10% 8.9, 40 मतलब 4 गुना, 8.9 इंटू 4, 89 चौके 356, यानी 35.60। 89 35.60, 9 5 14, 124.60। ऑप्शन ए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यूनिट डिजिट में ये दोनों प्लेसेस मैटर करती ही नहीं है, इसी वजह से इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1233 इंटू 8 की पावर 717। अब इतनी बड़ी पावर में कोई नहीं खेलना चाहता है, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि किसी तरीके से इस पावर को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। कम करने का क्या तरीका है? रूल याद रखना होता है। देखिए 9 की पावर है, मतलब बेस आपका 9 है। 9 की पावर 1, यूनिट डिजिट 9, 9 स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1, 9 क्यूब 729, यूनिट डिजिट 9। ऐसे ही 9 की पावर 4 का भी 1 होगा, ध्यान रखिए। तो अगर 9 की पावर ऑड हो तब यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आता है। ऑड यानी 1 2 1 3 5 7 ये सब हो 9 की पावर, तब उसका आंसर हमेशा यूनिट डिजिट के रूप में 9 आता है। लेकिन अगर 9 की पावर इवन हो 2 4 8 16 इस तरीके से, तब हमेशा उसका आंसर 1 आता है। तो 1233 क्या है? ऑड नंबर है, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 का कोई मल्टीपल, वो तो है नहीं। इसी वजह से 1233 ऑड है, और अगर ऑड है तो आंसर हमेशा 9 आएगा, तो इसे आप 9 मान लीजिए। 8 का एक अलग केस है। 8 के केस में आपको पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 717, 17 चौके 68, 4 निम्मे 36, एक रिमाइंडर बचा, तो बस 717 की जगह 1। 8 की पावर 1 यानी 8, 9 8 72, 72 में यूनिट डिजिट हुआ 2। ऑप्शन डी। द पोजीशन ऑफ शोभा इन एन एग्जामिनेशन इज 18th फ्रॉम द टॉप एंड 17th फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से उसकी रैंक 18 है और नीचे से 17, तो बताइए कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा होता है टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टॉप 18 बॉटम 17, 18 17 35 में कम किया तो 34। सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके सामने नंबर सीरीज़ है, यहाँ पे एक्स का मान बताइए। तो 14 से 7 एक लॉजिक बन सकता है -7, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम समझेंगे कि 14 का आधा किया है, आधे का मल्टीप्लाई किया है। 7 से 7 मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया है, 7 एकम 7। पहले आधे का किया फिर 1 का, तो अब की बार 1.5 का करना चाहिए। तो 7 इंटू 1.5 ये होता है 10.5, और वही दिया है। आधे का 1 का 1.5 का, अब की बार 2 का, तो 10.5 का डबल 21 वही दिया है। 2 के बाद 2.5 का, 2.5 मतलब 5/2, 105 का आधा 52.5। सी। एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए विभा ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो नाना की इकलौती पुत्री यानी उसकी माँ, माँ का पुत्र यानी भाई। तो कहने का मतलब है कि विभा ये कहना चाहती हैं कि वो लड़का उनका भाई है।
तो बताइए उस लड़के का विवाह से क्या संबंध है? तो ऑब्वियस सी बात है, भाई है वो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए एनालॉगी का। खिलाड़ी का संबंध जिस तरीके से दल के साथ है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला के एक दल बनता है ना, उसी तरीके से बहुत सारे तीर्थयात्रियों को मिला के क्या बनता है? तो काफिला बनता है, कॉन्वॉय, डी। बहुत सारे पशुओं को मिला के क्या बनता है? झुंड बनता है। बहुत सारे नॉर्मल लोगों, मतलब पता नहीं है कि लोगों में कौन क्या है, तब भीड़ बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से। जिस तरीके से सफ़र का मतलब ये है, तो पैनिक का मतलब क्या होगा? एस होता है 19, 1 और 9 10, और 10 में भी 1 और 0 को जोड़ दें तो 1, और वही एक दिया है। मतलब जहाँ तक पॉसिबल है न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिखने के बाद सम ऑफ डिजिट लेते जाइए, और जब यूनिट प्लेस बचे तो वही आपका आंसर है। एक और देखिए, जैसे u है 21, तो 2 और 1 3, वही दिया है। f 6, तो 6 में कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको सीधे लिखिए। एक बार फिर f, तो फिर 6। e होता है 5, r होता है 18, 1 और 8 होता है 9, और वही दिया है। वैसे ही यहाँ पे हम आगे अपने लॉजिक को ले जाएंगे। p16, 1 और 6 7, a1, उसके बाद n होता है 14, तो 1 और 4 5, i9, c3, तो 715 93, ऑप्शन सी। इस वाली सीरीज में गलत नंबर बताइए जिसकी वजह से ये सीरीज डिस्टर्ब हो रखी है। तो 10 से 22 मतलब 12 का डिफरेंस, तो डिफरेंस लेने से अच्छा है कि 10 से 22 बनाइए। 10 इंटू 2 प्लस 2, 10 दूनी 20 और 2 22, तो 22 से 69, 22 इंटू 3 प्लस 3 66, और 3 69। पहले आप 2 से गुणा करा रहे थे और 2 जोड़ रहे थे, अब की बार आप 3 से गुणा करा रहे हो और 3 जोड़ रहे हो। तो अब की बार होना ये चाहिए कि 4 का गुणा करा के 4 जोड़ना है। 276 और 4 280, तो 280 में 5 का गुणा करेंगे तो ये तो पहले ही 1000 के ऊपर निकल जा रहा है। तो यहाँ 480 कैसे लिखा है? ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी। यहाँ पे बताइए ऑड वन आउट क्या है? तो 7 से 91 मतलब गुणे में 13, 6 सत्ते, 5 सत्ते और 8 अट्ठे। तो पहले 3 ऑप्शन में आप ऑड नंबर से गुणा करा रहे हो, यानी कि जो 2 से नहीं कटते, जबकि यहाँ पे आपने 8 से कराया जो कि 2 से कट जाता है। तो बस यही ऑड वन आउट है, ऑप्शन डी। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है, जबकि बाकी 3 ऑप्शन में स्क्वायर या क्यूब का कोई रिलेशन नहीं है। वैसे भी देख सकते थे। सोनम गोज 50 मीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर अंकल्स हाउस। ये अगर उसके अंकल का घर है तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हुआ ये वाली डायरेक्शन उत्तर और पश्चिम के बीच में है। ये डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। अब यहाँ पे वो अपने दोस्त से मिलती है, अपनी सहेली से मतलब, और 50 मीटर दोनों लोग साउथ वेस्ट में चली जाती हैं। इस पॉइंट से बताइए साउथ वेस्ट यानी ये डिस्टेंस हुआ 50। अब की बार इस वाले पॉइंट से दोनों साउथ ईस्ट चली जाती हैं 50। ये वाला पॉइंट यहाँ से साउथ ईस्ट जाना है ना, तो ऐसे चली जाती हैं। कितना? 50। अब 50 में यहीं पे क्यों रुका, इससे पीछे या आगे क्यों नहीं? क्योंकि 50 में एक फिक्स डिस्टेंस कवर हुआ है किसी पॉइंट से ऐसे, तो इधर भी उतना ही कवर होगा। अभी वो दोनों यहाँ पे हैं और उसके बाद अपने अंकल के घर फिर चली जाती हैं, तो फूफा जी के घर में फिर से मुड़ती हैं। ये तो फूफा जी का घर था कहाँ पे? इधर था ना, तो यहाँ से उनको इधर मुड़ना पड़ेगा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऑप्शन सी। इफ द टाइम इज 4:45 इन अ क्लॉक, अगर घड़ी को सीधे सीधे देख लिया तो समय है 4:45, तो शीशे से देखने में समय कितना होगा? तो अगर सीधे सीधे समय दिया हो और शीशे वाला पूछा हो, चाहे शीशे वाला दिया हो और सीधे सीधे पूछा हो, दोनों ही केस में 11:60 में से दिए गए टाइम को लेस करना होता है। 60 में 45 गया
15, 11 में 7 गया 4, तो 7 15, ऑप्शन बी। अगर यही टाइम वाटर इमेज का पूछ रहा होता, यानी शीशा ऐसे लगा होता, तब आप 6:30 या फिर 18:30 में से लेस करते। मान लीजिए यहाँ पे 11:60 से लेस करने से बात ना बनती तो 23:60 में से लेस करते। 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे 28 एज इट इज़ फरवरी के लिए ये रही मंथ कोड की पूरी लिस्ट, 033 614 625 035, जहाँ पे ये है जनवरी और ये है दिसंबर, और उसी अनुसार महीनों के नाम आप आगे लिखते जाइए। दूसरे नंबर का महीना होता है ना फरवरी, तो इसका कोड 3, तो 28 ख़त्म, फरवरी ख़त्म। 1993 को आप क्या लिख सकते हो? 1990 प्लस 93, सॉरी 1900 प्लस 93। 1900 के कोड की लिस्ट है ये 6420, 6 मतलब 1600 समथिंग, फिर 1700 समथिंग, 1800 और 1900 समथिंग, तो 1900 के लिए कोड होगा 0। 1900 भी ख़त्म। अब ये जो 3 है उसमें 3 एज इट इज़ उतार लो। अब इन 3 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर काउंट करने के लिए आप इन बचे हुए सालों को 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन लिखते हो, लेकिन आप 4 से डिवाइड कर कहाँ पाओगे? ये 3 है जो कि 4 से खुद ही छोटा है, तो बस इतने में ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे +1 आगे करने की ज़रूरत है कि नहीं? तो देखिए, जब भी जनवरी फरवरी का महीना हो और लीप ईयर हमें दिया हो तो इतने के बाद एक और जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे लीप ईयर का सवाल है नहीं, क्योंकि 1993 लीप ईयर नहीं है, ये 4 से नहीं कटता। अब ये जो वैल्यूज़ हैं 28 3 0 3, इन सबको अलग अलग 7 से काट के रिमाइंडर लिखिए, तो 7 चौक 28 पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 3 और 3 6, 7 से खुद ही छोटा है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या है? 6। 6 किसका कोड होता है? सैटरडे का, सी। यहाँ पे बताइए मिसिंग नंबर x की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 4 5, राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट है 3 4 5, 5 12 13, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट है। 9 15 इधर क्या आएगा? तो 9 क्या होता है? 3 का ट्रिपल। 15 होता है 5 का ट्रिपल, तो अपने पास 3 का ट्रिपल है, 5 का ट्रिपल है, तो बाकी क्या है? 4 का ट्रिपल, जो कि 12 होता है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है 24 नंबर, द वेट ऑफ ईच ऑफ पी क्यू आर एस एन टी इज़ डिफरेंट। अलग अलग वजन के 5 लोग अपने पास हैं, पी क्यू आर एस और टी। क्यू इज़ हैवियर देन आर ओनली, क्यू सिर्फ और सिर्फ आर से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। तो क्यू आर से भारी है, बाकी सबसे हल्का है, इसका मतलब ये हुआ आर सबसे हल्का है। तो 2 लोग हो गए, बाकी 3 लोग इधर आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो देखना पड़ेगा। P इज़ हैवियर देन Q, P अगर Q से भारी है तो R से भी भारी होगा, क्योंकि R से भारी तो स्वयं Q है, जिससे भारी P है। तो P जो है वो Q से भारी है, तो P इधर आना चाहिए, और T से भी भारी है, लेकिन S से भारी नहीं है, तो T इधर आना चाहिए, P इधर आना चाहिए, और S इधर आना चाहिए। तो S P T Q R, ये हो गए 5। अब आपको लग रहा होगा कि Q और T में कैसे पता कर लिया कौन भारी है? तो ऊपर देखिए ना, Q सिर्फ R से भारी हो सकता है, बाकी सबसे हल्का है, तो जाहिर सी बात है T Q से भारी होगा, क्योंकि Q और किसी से भारी हो ही नहीं सकता सिवाय R के। तो तीसरे नंबर पे सबसे भारी कौन है? T, ऑप्शन बी।